नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुपालन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होता है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सबका गर्भकाल याद होना चाहिए। वो आपसे पूछ रहा है किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा है। तो देखिए, गाय का जो गर्भकाल होता है वो 9 माह 9 दिन होता है, भैंस का 10 माह 10 दिन होता है, और भेड़ का होता है 5 माह 5 दिन होता है, और बकरी का भी होता है 5 माह 5 दिन। लेकिन देखिए, कई बार अगर आपको भेड़ और बकरियों में भी अगर थोड़ा सा आपको लगे तो भेड़ का थोड़ा सा कम होता है, लगभग इसका 148 दिन के आसपास होता है, और बकरी का जो होता है वो होता है 153 दिन के आसपास होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, इनमें से किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होगा। तो यहाँ पे भैंस का गर्भकाल सबसे लंबा होगा। अगर वो आपसे छोटा पूछता तो फिर आपको आंसर देना पड़ता भेड़, क्योंकि इनमें भेड़ का सिर्फ 148 दिन हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है जनवरी के माह में। जनवरी माह में मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मथेरन कला, उस्ता कला, थेवा कला, ब्लू पोट्री। तो याद रखिए कि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहा जाता है, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु प्रसव के बाद स्वयं के नवजात बछड़े को नहीं चाटता है? आपने देखा होगा सभी मादा पशु अपने प्रसव के पश्चात अपने नवजात बच्चे को चाटते हैं, लेकिन ऊंटनी एकमात्र ऐसा पशु है जो प्रसव के पश्चात अपने नवजात बछड़े को नहीं चाटता है। साय या गिल्ट किस पशु की मादा को कहा जाता है? तो देखिए, सुअर, भेड़, बकरी और भैंस। तो भेड़ की मादा को तो ईव कहते हैं, इसको बोलते हैं नैनी या डोई बोलते हैं। भैंस की को बोलते हैं अपन सी बुफेलो, और सुअर की को बोलते हैं अपन साव गिल्ट। तो इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा, ए नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? देखिए, लंगड़ा बुखार एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, एंथ्रेक्स भी फैलता है, गलघोटू भी फैलता है, लेकिन थनैला रोग एक पशु से दूसरे पशुओं के अंदर नहीं फैलता, यानी इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा डी। रट व मस्त का संबंध किस पशु से? तो देखिए, रट व मस्त का संबंध ऊंट से। ऊंट एक विशेष प्रकार के मौसम में मध्य में आता है जिसे रट व मस्त कहते हैं, और ये जो समय होता है ये होता है नवंबर से लेकर मार्च के बीच का समय होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ऊंट एक बार में कितना पानी पी सकता है? देखिए, ऊंट एक बार में 135 लीटर, 18 से 36 लीटर, 60 से 70 लीटर, 100 से 120 लीटर। तो ऊंट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। ऊंट प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी पीता है। ऊंट 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? देखिए, लंगड़ा बुखार जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स है, गलघोटू है, लेकिन उपापचय जनित है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जीवाणु जनित बीमारी नहीं है, ये उपापचय जनित बीमारी है, यानी मेटाबॉलिक डिजीज है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो जीवाणु जनित कौन सी है, विषाणु जनित कौन सी है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार। अगला प्रश्न देखिए आप, 10वें नंबर का, निम्न में से किस रोग में पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है? याद रखना, जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वो जीवाणु जनित हो चाहे विषाणु जनित हो, सब में शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन मिल्क फीवर एकमात्र ऐसी बीमारी है, ये मेटाबॉलिक बीमारी है। ये मुख्यतः प्रसव के 48 से 72 घंटे के भीतर, यानी प्रसव हो चुका है उसके बाद में 48 से 72 घंटे के भीतर ये रोग होता है। ये रोग कैल्शियम की कमी से होता है। सभी पशुओं के अंदर जितने भी रोग होते हैं उनमें शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन जो मिल्क फीवर जो बीमारी होती है जिसके अंदर शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। निम्न में से किस रोग के उपचार में ट्रोकार कैनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में मिल्क फीवर, दूसरा है आफरा, तीसरा लंगड़ा बुखार, चौथा थनैला रोग। तो देखिए, ट्रोकार कैनुला जो उपकरण होता है वो गैस को बाहर निकालने का काम करता है, और आफरा के अंदर गैस जमा हो जाती है, तो पशुओं में आफरा के अंदर गैस को बाहर निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और ये पशु के लगाया जाता है बाईं ओर। जब आप पशु की गणना करोगे पूंछ की तरफ से, तो बाईं ओर लगाया जाता है, क्योंकि आमा से बाईं ओर होता है।
निम्न में से किस पशु में मध्य चक्र का मध्यकाल सबसे छोटा होता है। अब आप देखिए इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस पशु में मध्य चक्र का मध्यकाल सबसे छोटा होता है। तो मध्य चक्र तो सब में 21 दिन का हो चाहे 20 दिन का हो, वो आपसे नहीं पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि मध्यकाल में सबसे छोटा किसका होगा। तो गाय होती है 12 से 24 घंटे तक मध्य में आती है, भैंस 36 घंटे तक आती है, और जबकि भेड़ और बकरी 1 से 2 दिन तक आती है। अब वो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा वाला आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, गाय राइट हो जाएगा। भारत में पशु को सर्वाधिक कौन सा भूसा खिलाया जाता है। देखिए ऑप्शन में आपके पास धान का भूसा, मक्का का भूसा, गेहूं का भूसा और ज्वार का भूसा। तो भारत में सबसे ज्यादा पशुओं को खिलाया जाता है गेहूं का भूसा। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन कितना हरा चारा खिलाना चाहिए। देखिए 5 से 7 किलो, 10 से 15 किलो, 20 से 25 किलो या 25 से 30 किलो। तो जो दुधारू पशु होते हैं उन्हें प्रतिदिन लगभग 10 से 15 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। पक्षियों में क्रेजी चिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पहला है विटामिन ई, के, विटामिन B2 और B1। तो देखो ये होता है विटामिन ई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B2, तो विटामिन B2 में होता है कर्ड-टोई पैरालाइसिस। कर्ड-टोई पैरालाइसिस होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक विटामिन B1 की कमी से होता है पोलिन्यूराइटिस, जो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं को सर्वप्रथम कब से पाला जा रहा है। 2000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या 6000 ईसा पूर्व। तो पशुओं को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो थारपारकर, राठी, कांकरेज और साहिवाल। तो याद रखना बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में गाय की थारपारकर नस्ल पाली जाती है। लैम्बिंग का संबंध किस पशु से है। देखिए लैम्बिंग एक प्रसव क्रिया है, तो संबंध किस किस से है। तो एक भेड़ है आपके ऑप्शन में, बकरी है, मुर्गी है, भैंस है। भेड़ की प्रसव क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, यानी आंसर राइट हो जाएगा ए। बकरी की किडिंग कहलाती है, मुर्गी की लेइंग या हेचिंग कहलाती है, जबकि भैंस की काविंग कहलाती है। औरत के समान गर्भकाल किस पशु का होता है। भेड़ का, बकरी का, गाय का, भैंस का। तो औरत के समान यानी 9 माह 9 दिन जो होता है वो गाय का होता है, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में ऊँटनी के दूध को संरक्षित किया जाता है। अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जालोर में। तो याद रखना राजस्थान में बीकानेर में एकमात्र डेयरी है जहां पे ऊँटनी के दूध को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमीनो अम्ल जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए उन्हें क्या कहा जाता है, वो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, यानी कि ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का, निम्न में से कौन सा सूडोरुमंती पशु है। सूडोरुमंती पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, लेकिन इनमें आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम। ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है, और इसका उदाहरण एक तो ऊंट होता है और एक होता है लामा। तो ये 2 होते हैं जो सूडोरुमंती पशु कहलाते हैं। नर मुर्गा जो प्रजनन के काम आता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिसका बध्यकरण किया जाता है उसको केपन कहते हैं, मादा को हेन व पुल्लेट के नाम से जाना जाता है, और जो प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कुक या रोस्टर कहते हैं। तो फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा ए। किस पशु के दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो याद रखना भेड़ के दूध में एसएनएफ की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, सर्वाधिक औसतन वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो याद रखना जो सर्वाधिक औसतन वसा पाई जाती है वो भेड़ के दूध में, क्योंकि देखिए भैंस के दूध के अंदर औसतन वसा होती है 7.39%, लेकिन भेड़ के दूध में 7.90% औसतन वसा होती है। कई बार ये एग्जाम में अलग अलग माना गया था,
लेकिन आप 2013 के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें उठा के देखना, उसका आंसर बेड ही माना गया था अंतिम। क्योंकि आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में होती है तो भैंस राइट होगा, लेकिन एवरेज के बारे में पूछा जाता है तो बेड, जिसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। खुरपक्का मुंहपक्का रोग का टीकाकरण किया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, जीवन में 1 बार, 3 वर्ष में 1 बार। तो देखिए 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है, यह चीज आपको याद रखनी है। निम्न में से किस पशु के दूध में खनिज लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? इनमें से ऐसा कौन सा जो जानवर है जिसके दूध में खनिज लवण की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो इसके अंदर अपना आंसर राइट हो जाएगा बेड। बेड के दूध में अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है, तो बेड आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कितने माह से कम उम्र वाले भेड़ और बकरी के बच्चों का टीकाकरण नहीं करना चाहिए? 2 माह, 3 माह, 1 माह, 5 माह। तो याद रखना, जिनका भेड़ बकरियों का जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वजन 2 माह से, मतलब इनका जो शरीर होता है, उम्र जो होती है वो 2 माह से अगर कम है तो आपको टीकाकरण नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, कितने माह से कम उम्र वाले बछड़े का टीकाकरण आपको नहीं करना है? तो ऑप्शन में आपके पास 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह। तो 3 माह से कम उम्र वाले बछड़े का आपको टीकाकरण नहीं करना है। मादा भेड़ का वजन कितना होता है? तो जो मादा भेड़ होती है उसका वजन होता है 30 से 40 ऑप्शन में, 25 से 30 ऑप्शन में, 40 से 50 से, 15 से 20 से। तो इसके अंदर अपना आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, सर्दियों में टीकाकरण करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होगा? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी। तो याद रखिए इसमें टीकाकरण करने का सबसे उपयुक्त जो समय होगा वो होगा दिसंबर से जनवरी। निम्न में से किस पशु का मध्यकाल सबसे छोटा होता है? तो इनमें से गाय, भैंस, भेड़ और बकरी ऑप्शन में, तो सबसे छोटा मध्यकाल भेड़ का होता है, 16 से 17 दिन होता है। गर्मियों में टीकाकरण करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई। तो देखिए मई जून, बरसात आने से पहले का जो समय होता है वो टीकाकरण का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, हमारे देश में भैंस की कितनी नस्लें पाई जाती है? 10, 13, 8, 22। तो याद रखना इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा 13, जो अपन 12th NCERT में पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पशुओं में जेर गिरने का समय होता है, देखिए ऑप्शन में 2 से 12 घंटे, 5 से 7 घंटे, 12 से 24 घंटे, 30 से 50 मिनट। तो 2 से 12 घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए, अगर नहीं गिरती है तो उसको कहा जाता है ROP, यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, नर भेड़ का वजन होता है 30 से 40 किलो, 25 से 30 किलो, 40 से 50 किलो, 15 से 20 किलो। तो आंसर राइट हो जाएगा 30 से 40 किलो, आंसर राइट हो जाएगा। संसार की कितनी प्रतिशत भैंसें एशिया में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है 50%, 95%, 65%, 85%। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 50%, यानी ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, संसार की कितने प्रतिशत भैंसें एशिया में पाई जाती है? 50, 95%, 65% और 85%। तो आंसर राइट हो जाएगा 95%। निम्न में से सबसे हल्की श्रेणी की नस्ल कौन सी है? मैसाना, बदाऊरी, सूरती और नीली रावी। तो याद रखिए इनमें सबसे हल्की वाली है वो सूरती है, सबसे मध्यम वाली है वो मैसाना है, बदाऊरी है, और यहाँ पे अगर अपन सबसे भारी की बात करते हैं तो नीली रावी है, मुर्रा है, जाफराबादी है। ये सारी की सारी जो तीनों नस्लें, तो ये भारवाक ज़्यादा भारी नस्लें, जबकि सबसे हल्की सूरती है और मध्यम वाली है वो मैसाना और बदाऊरी नस्ल है। शरीर में विटामिन ई के अवशोषण के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? सेलेनियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा सेलेनियम आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, साइलेज में विटामिन डी की मात्रा है की अपेक्षा होती है? तो देखिए साइलेज को आप गड्ढे में दबा देते हो तो उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होता, यानी सूर्य की रोशनी से कोई लेना देना नहीं होता, और विटामिन डी सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होता है। तो यानी साइलेज में विटामिन डी की मात्रा हेप की अपेक्षा होती है तो कम होती है। याद रखना, हे में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है जबकि साइलेज के अंदर कम होती है।
वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या कितनी होती है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, यानी 4 होते हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा। अगर जल में पूछते तो मुख्यतः तो 2 होते हैं, बी व सी। फिर बी कॉम्प्लेक्स होता है तो जैसे B1 है, B2 है, ऐसे हो सकता है। तो ये अपन ने इस वाली क्लास में पढ़े 41 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े पशुपालन के। आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए पशुधन परिचर के, पशुपालन के नए वीडियो अपलोड होंगे तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।